हमारे संस्था अध्यक्ष जो है डॉक्टर मुंडरा जी को अपरिहार्य कारण से बाद में जाना पड़ेगा। हालांकि वो बड़े ऊहापोह में हैं क्योंकि मन यहाँ खिंचा हुआ है, लेकिन मजबूरी है कि भाई जाना पड़ेगा। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य अभी दें और अपने वो कहा कि 3-4 मिनट में मैं बोलूँगा। डॉक्टर मुंडरा जी। प्रोफेसर दिव्य रमेश, आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित हमारे हिंदी परिवार के सुहृद सब सदस्यों, मैं जानता हूं बच्चों को भोजन का समय हो गया, लेकिन चिंता नहीं करें, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं और आपकी ही बात थोड़ी सी कहूँगा। पहली बात तो मित्रों ये है कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सबने पधार कर हमारा मान बढ़ाया। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन करने वाले सारे सदस्यों का, भारतीय संस्कृति संसद के हों, चाहे सिम्प्लेक्स के हों, चाहे और कोई हों और सब हों, उनका भी बहुत आभारी हूं। डॉक्टर बाबूलाल शर्मा, डॉक्टर सोफिया और दूसरे लोगों ने जो मेहनत की, मैं उसके लिए भी उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, वो हमारे अपने हैं। बात मित्रों ऐसी है कि शायद बहुत लोग भोजन के बाद चले जाएंगे और फिर मिलना हो ना हो कोई ठीक नहीं। पिताजी भारतीय संस्कृति के संबंध में उसके प्रति बहुत समर्पित रहे पूरी जिंदगी, और वो साहित्य को संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग ही मानते रहे। हिंदी साहित्य से बहुत लगाव था, खासतौर से प्राचीन हिंदी साहित्य से, अपने देश के इतिहास से। मन में एक भावना आई कि परिवार के साथ इसकी चर्चा की जाए। देखिए, बात सीधी सी है, मुझे परिवार के साथ बैठने में बहुत आनंद आता है, सुख मिलता है, और आप सबको भी आता होगा। तो मन में आया कि क्यों न अपने सुख को विस्तृत कर लूं, सबको सुखी बनाऊं। बाबूलाल जी से बात कही तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कार्य आप विचार कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, लेकिन किसी कार्य को जब तक हाथ में न लिया जाए तब तक वो पहाड़ सा लगता है। और जब कुछ बातें ऐसी मन में आ गई कि भाई उम्र तो मुट्ठी भर रेत की तरह, एक मुट्ठी रेत की तरह धीरे 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 खिसकती जा रही है। जो कर सकते हो वो कर लो। दूसरा, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूं, जैसे मैंने कल कहा, उनका दुख दर्द मन में रहता है, उनकी भाषा, उनकी बातें, उस सब की चर्चा भी कुछ करनी थी। देखिए, अब मुझे थोड़ा सा एक बात और कहनी है। एक तरफ संस्कृति की बात है और दूसरी तरफ उनकी बात है। उन लोगों की जिंदगी के संबंध में जरा आप विचार कीजिए। मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि क्या उनकी जिंदगी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहां कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहां कल वहां चले। मस्ती का आलम छोड़ चले, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह हमारी जिंदगी है। लेकिन उस मस्ती के आलम को छोड़ने के पीछे क्या दुख दर्द है, क्या कष्ट है कि उस एक बीहड़ में जाकर के निर्माण करके वो निकल जाते हैं।
तब ना हम जा कर के वहाँ बसते हैं। लेकिन उनके क्या कष्ट हैं, क्या इस पर हमारे सहृदय कवियों ने या चिंतकों ने या लेखकों ने लिखा है क्या? अगर लिखा है तो मुझे देखने में नहीं आया, और वो मैं प्राप्त करके उनको उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे साहित्यकार बंधु भी आपके प्रति संवेदनशील है। पहली बात तो मुझे ये कहनी थी कि उनके दुख दर्द के संबंध में भी हमको कुछ लिख करके उन तक पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात अनुवाद की आती है। एक भाषा से दूसरी भाषा का जब तक हम अनुवाद नहीं करेंगे तब तक हम जुड़ेंगे कैसे? इसलिए हमने अलग अलग प्रांत की भाषाओं का आपसपुरी में अनुवाद हो, इसकी चर्चा करना चाहा। अनुवाद को हमने कुछ किया है। हमने एक प्रक्रिया और अपनाई कि हिंदी से जब अनुवाद हो, अंग्रेजी में किया तो साथ में हिंदी ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसको छाप दिया, जिससे कि वो जोड़ के देख सके। हम चाहे सूरदास का हो, चाहे जयशंकर प्रसाद की कमानी हो, बाहर रखी हुई है, आप देखिए। तीसरी, ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं वो हिंदी में नहीं है, और कभी कभी ऐसी क्लिष्ट हिंदी में है कि उसको सरलीकरण करना जरूरी है। ये बात भी आपको ध्यान में लानी थी, आपके ध्यान में लानी थी। और अंतिम बात जो मुझे कहनी है, भारतीय संस्कृति के प्रति पिताजी समर्पित रहे। मुझे भी थोड़ा बहुत पारिवारिक वातावरण के कारण थोड़ा बहुत देखने का अवसर मिला। बहुत से विद्वानों के लेख हमारे पास आए हुए थे, तो जो अंग्रेजी में लेख थे उसका एक संग्रह करके और मैंने इकट्ठा किया था। उस समय मेरे पिताजी के मित्र और मेरे अग्रज से जयकिशन दास जी सादाणी थे, उनके साथ में उसको एडिट किया था, उस बाहर में रखा हुआ है। लेकिन यही कार्य हमको हिंदी में करना है। भारतीय संस्कृति के प्रति हमको ये कार्य हिंदी में करने का है। एक विश्वकोशीय हमको पूरे उस कैनवस को हमको हिंदी में रखना है। वो उपलब्ध अभी बहुत कम है, और उस कार्य में करीब करीब 250 विभिन्न विषयों पर आलेख तो हमको प्राप्त हो चुके हैं। साहित्य के संबंधी बहुत से परिपत्र अभी प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, वहाँ के नृत्य, संगीत, समाज, जीवन, जीविका के साधन, इन सब को लेकर के, धर्म दर्शन, इन सब को लेकर के हमको मतलब कि लेख चाहिए। आपने साहित्य के विषय में तो दिया, लेकिन आप जब अपने अपने स्थान पर पधारें तो उस स्थान के जो विशिष्ट विद्वान इन विधाओं में हैं उनके लेख अगर इकट्ठा करके और हमको बता सकें तो बहुत उपकार होगा। यह मेरा आपसे मांग है। और ये इस प्रकार का कार्य करके अगर हम और फिर इसको विभिन्न भाषाओं में दे सकें तो देश को एक चीज़ जो है, एक इनके लिए ये जो ऊपर बैठे हमारे नौजवान साथी हैं, मैं उनको बच्चे नहीं कहूँगा, सद्य जवान हो रहे हैं, उन सब के लिए भी हमको एक चीज़ दे करके जाने की है। और मैं इनको भी कहूँगा कि आप उसका अध्ययन करें, क्योंकि बिगर संस्कृति के जीवन नहीं चलता है। आपको अपनी संस्कृति बनानी होगी। जैसे दिनकर जी ने कहा था कि हमने अपने मनवंतर में अपनी संस्कृति को प्राण दिया, तो अब हम कौन सी संस्कृति बनाएंगे और कौन सी बन रही है, ये आप पर निर्भर है। और इसलिए हमको प्रयास करना है। इस सब में आपके सहयोग की आवश्यकता है कि हम उनके सामने भी रख दें। बाकी तो लेना तो उनके हाथ में, हमारा काम तो उनके सामने दे देने का है। और मित्रों, एक बात और कह दूं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का साधन हो गया है। ये ना समझें कि जैसे हमारे मित्र सरकार बाबू बहुत भावुक होकर के बोल गए कि ये तो अब अंतिम
मिलन है, अंतिम विदा है, इसके बाद कब मिलेंगे? अरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, संवाद तो कर ही लेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम वेबसाइट खोलेंगे, उसके माध्यम से हम आपसे बात करेंगे। और इसकी भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद व्यवस्था करेगी कि आप कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हों या ना हों, लेकिन आपकी बात तो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। और ये व्यवस्था हम आगे कर रहे हैं, ये मुझे आपको सूचना देनी थी। और आज जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारे देश में इंस्टेंट रिले हो रही है, और इसी प्रकार हम आगे भी इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज के जो टेक्नोलॉजिकल साधन उपलब्ध हैं उसको प्रयोग में ले लेंगे। मित्रों, आप सबने और हमारे जवान साथियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पुनः पुनः मैं आपको नमन करता हूँ। जो स्नेह आपने प्रदान किया, आगे भी हमें उसी प्रकार स्नेह देते रहेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और भगवान चाहो तो फिर मिलेंगे। हैं? नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है हमारे आदरणीय जो मंत्रस्थ अतिथिगण हैं, उनके सम्मान के लिए मैं हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों को बुला रहा हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण जी मोहता और गोपाल दास जी चांडक वो मंच पे आ जाएं। और आपसे भी सबसे अनुरोध है कि यहाँ सामने आएंगे तो आप यहाँ पर आइए। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष दिविक रमेश जी, उनको शाल ओढ़ाएं और वो मोमेंट तो दें, स्मृति चिन्ह। डॉक्टर सुभाष, आप आइए ना, नाम तो बोलिए, आप संचालक हैं इसके, आप आइए, बोलिए बोलिए। सुहासिनी जी आगे आए आप और उनका सम्मान करें सर। जोरदार तालियों से मलेशिया से आई गुरविंदर गिल मैडम, थोड़ा आगे आए आप। गुरविंदर गिल मैडम थोड़ा आगे आए। हाँ, चांडक सर इनका सम्मान करते हुए। पेपर का पेपर कहाँ गया इसका? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, फोटो की हाँ, नाम बोलिए। बरखा खड़के सर थोड़ा आगे आए आप और इनको सम्मान करते हुए। एलन मोहता सर इनका सम्मान करते हुए। राहुल बजोरन सर आप आगे आए। डॉक्टर राहुल बजोरन अमेरिका से आए हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी दूर से आप आए सर। चाणक जी इनका सम्मान करते हुए जोरदार तालियां बच्चों कि इन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी चीन से सर थोड़ा सा आगे आए। मोहता जी इनका सम्मान करते हुए। बांग्लादेश से आई रुखसाना मैडम आप थोड़ा सा आगे आइए। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतने अच्छे से हमारे साथ जो है सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाणक जी इनका सम्मान करते हुए।
श्री आलोक सुंदर सरकार, सर आप थोड़ा आगे आएं, भूटान से मोहता जी इनका सम्मान करते हुए तालियां बजाइए बच्चों। उधर ले लीजिए आप पहले। अब मैं हमारे विद्वान और ये डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी आगे आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों से, जोरदार तालियों से चांडक जी इनका सम्मान करते हुए। अब कोई बच्चा सबका हो गया ना? अब बस ठीक है। और अभी सत्र की संचालक डॉक्टर सूफिया यास्मीन। चलिए चांडक जी और डॉक्टर बीडी सर करेंगे। अच्छा आप चलिए बीडी सर से कराएंगे। आगे तो जाइए, थोड़ा सा तो आगे जाइए। हिंदीतर प्रांतों को समर्पित न होकर के, और मैं जिस समय इसकी रूपरेखा बना रहा था तब मुझे अचानक एक ख्याल आया कि हिंदीतर प्रांतों में हिंदी की दशा दिशा ये तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर 3 अप्रांतीय भाषाएं भी हैं जिनका कोई प्रांत नहीं है। तो मैंने कहा इसका एक सत्र भी होगा, इसमें रखें तो अच्छा रहेगा, तो ये सत्र मैंने इसमें रखा। तो ये सत्र हुआ कि हमारी जो अप्रांतीय भाषाएं हैं 3, उर्दू, सिंधी और उर्दू और सिंधी, और लिख लिया क्या लिखा है, कौन सी भाषा है? खैर चलिए। तो इन संस्कृत भी किसी, आपको भी याद नहीं आया ना संस्कृत का? तो देखिए ये बात है, और कई बार हो जाता है। चले वो इस समय वहाँ पर हैं तो पहले तो ऊपर थोड़ा शांति बनाए रखें। हाँ, शांति इतना ज्यादा हल्ला होगा तो अब बहुत मुश्किल वाली बात है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखो, हमारा भी ख्याल रखो। तो इसकी संचालन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सौम्या को। सुश्री सौम्या, आप इसका संचालन करें और आमंत्रित करें सब। आज मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये कार्य सौंपा गया। ये कार्य मैं पहली बार कर रही हूँ संचालन का। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी मैं आप सब लोगों के उसमें खरी उतरूँ। और मेरा ये पहला नृत्य, कोई त्रुटि हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए आप सभी सम्मानित वक्ता और श्रोतागण हुआ तहे दिल से मैं अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी श्री भगवान अटलानी राजस्थान जी से। नेचल दास संचलानी अध्यक्षता कर रहे हैं ना, पहले उनको बुलाओ। ये 2 नंबर इस सत्र में अध्यक्षता ये कर रहे हैं, इनको बुलाओ। ओके। मैं सहयोग के लिए हूँ, पहली बार कर रही हो, कोई बात नहीं, मेरे को लिख के दिया गया कि 1 नंबर पहले अध्यक्ष को बुलाओ। क्षमा चाहती हूँ गलती के लिए। इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में श्री निश्चल चंद चंचलानी छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर लो, फिर परिचय पढ़ना। छत्तीसगढ़ से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ
कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। नेचल दास चंचलानी आ गए, वो आ गए, ये देखो आइए। हाँ जी। श्री भगवान अटलानी। श्री भगवान अटलानी राजस्थान से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पे पधारें। अगला नाम बोलो उनका, नईम साहब का क्या नाम है? नाम दिखाया ना उनका? हाँ, नईम अहमद जी। नाम दिखाया था जी जी। प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो अपना स्थान ग्रहण करें। एक सेकंड बोल देता हूँ। तो इस प्रकार से अब इसमें संस्कृत का संयोग ऐसा रहा कि पहले प्रोफेसर सत्यव्रत जी शास्त्री को हमने आमंत्रित किया था और सारी स्वीकृति टिकट वगैरह बन गई, लेकिन फिर उन्होंने कैंसिल करवा दिया, नहीं आ सके। इसके बाद में फिर हमारे प्रभु चौधरी हैं भोपाल में, संस्कृत के हैं, तो उनका भी निश्चित हो गया था और बड़े उत्साहित थे। तो वो बोले मैं तो फंस गया इधर ट्रेन में कहाँ पर। राजस्थान से एक अवस्थी जी हैं जो संस्कृत के वहाँ प्रोफेसर हैं, अंततः उनका भी अब ये समाचार मिला कि मैं तो ट्रेन में फंस गया, तो वापस ही जा रहा हूँ मैं। खैर ये संयोग हुआ। तो इस समय हमारे सामने सिंधी और उर्दू के संबंध में विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। अब इनका परिचय पढ़ो नेचल दास जी का। श्री निश्चल दास चंचलानी जी छत्तीसगढ़ से, अवकाश प्राप्त वरिष्ठ मौसम अधिकारी, गढ़ मौसम विभाग में अनेक शोध पत्र प्रकाशित, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी के संरक्षक के रूप में विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। संपादक शिक्षक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। श्री भगवान अटलानी राजस्थान से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अधिकारी, राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष रहे, कहानी, उपन्यास, नाटक लेखन कर रहे, आप सादर आमंत्रित हैं। नईम अहमद जी, इशारा कर दूंगा मैं। हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा स्वागत कीजिए उनका। तालियां ही हमारी धरोहर रहती हैं। नईम अहमद जी एसोसिएट प्रोफेसर, कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज, उर्दू विभाग, अनेक पुस्तकें, कहानी के आलोचक भी हैं। और अब बोलो, सबसे पहले इन्हीं को आमंत्रित करती हूँ, नईम अहमद साहब। सबसे पहले नईम अहमद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए। बाद में भगवान अटलानी जी हो जाएंगे, फिर वो अध्यक्ष हो जाएंगे। तब तक मैं आ जाऊँगा। हेलो जनाब सदर और स्टेज पर मौजूद हमारे मेहमान मकाला निगार, हाज़िर मजलिस, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मगरबी बंगाल के उर्दू बोलने वालों की तरफ से सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूं, इसलिए कि आपने अपने इस अजीम प्रोग्राम में उर्दू को जगह देकर हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़बानें, हमारा मुल्क जो है वो ज़बानों का घर है, और अगर हम घर के सब लोगों को साथ लेके न चलें तो कहीं ना कहीं एक कमी का एहसास होता है। शायद इसी कमी के एहसास ने हमारे मुंतज़मीन के दिल में ये ख़याल पैदा किया कि जहाँ हम इतनी सारी ज़बानों के हवाले से बात कर रहे हैं वहाँ उर्दू का भी ज़िक्र होना चाहिए। अभी मुझसे कबल मौसूफ़ फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग जो आने वाले थे वो नहीं आ सके, और जो आ गए उन्हें दूसरा भी काम दे दिया गया। ये भी यहाँ हुआ, लेकिन इससे एक अच्छी बात ये हुई कि आपके दरमियान हम उर्दू के हवाले से कुछ बात कर सकेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू मगरबी बंगाल में उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के हवाले से करना चाहूँगा कि इस सरज़मीन पे उर्दू ज़बान और अदब का सिलसिला फोर्ट विलियम
जहाँ के एक प्रोफेसर नियाज़ अहमद ख़ान जो गोरखपुर के रहने वाले थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परवरदा थे, वो इस कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने बंगाल के उर्दू वालों को जमा किया और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। मौलाना आज़ाद कॉलेज, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज और कलकत्ते की एक बहुत मशहूर NGO है द मुस्लिम इंस्टीट्यूट, जिसने 115 साल पूरे कर लिए अपनी ज़िंदगी के, वहाँ से उर्दू ड्रामे का सफ़र शुरू किया और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ये बताने की कोशिश की कि सुकून की तलाश है तो अदब में जाओ, अदब की परवरिश करो, ज़बान की खिदमत करो, तुम्हें ज़हनी सुकून भी मिलेगा और तुम्हें इसका एहसास होगा कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है तुम उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हो। हमारे यहाँ आज़ादी से पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात ने यहाँ पे ज़बान और अदब की खिदमत की। अगर हम देखते हैं 1932 में एक ऐसी खातून हमारे यहाँ सामने आती हैं, ताहिरा देवी शिराज़ी, और उन्होंने जो अफ़साने लिखे वो अफ़साने, आप यहाँ तमाम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सआदत हसन मंटू के नाम से सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने उनके अफ़साने का मेयार, अफ़साने की ज़बान, अफ़साने के मौज़ूआत वही थे जो सआदत हसन मंटू के थे। हमारे यहाँ अफ़साने का सफ़र ताहिरा देवी शिराज़ी से होता है, जिनका ताल्लुक़ दार्जिलिंग से था और वहाँ से उन्होंने, अब वो एक बंगाली खातून थी और उन्होंने उर्दू में ऐसी ज़बान लिखी कि हमारे यहाँ नियाज़ फ़तेहपुरी जो निगार, जो बहुत लिटरेरी मैगज़ीन माना जाता है, उसके एडिटर को बड़ी ये हैरत हुई कि एक बंगाली खातून ऐसी ज़बान लिख रही हैं जिसमें फ़ारसी के भी अल्फाज हैं, अरबी के भी अल्फाज हैं और उर्दू के आला तरीन अल्फाज हैं। तो इस सरज़मीन में ऐसा नहीं है कि उर्दू ज़बान की खिदमत सिर्फ उन्हीं लोगों ने की जिनकी मादरी ज़बान उर्दू थी। यहाँ बंगला बोलने वाले, हिंदी बोलने वालों ने उर्दू ज़बान में बहुत नुमाया काम अंजाम दिए। एक नाम शांति रंजन भट्टाचार्य का है। शांति रंजन भट्टाचार्य साहब ने 47 किताबें लिखी और उर्दू में लिखी सब, और आज तक उनके जैसा मुहक्किक मगरबी बंगाल में उर्दू में दूसरा कोई हमारे सामने नहीं आ सका। शायरी की हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ शायरी के हवाले से अल्लामा रज़ा अली वहशत का नाम बहुत अहम है, जो आज़ादी से पहले थे और आज़ादी के बाद वो मौलाना आज़ाद कॉलेज में उर्दू के पहले प्रोफेसर थे। उन्होंने बंगाल में उर्दू शायरी के फ़रोग़ के लिए ये काम किया था कि कॉलेज में हर साल तरई मुशायरा होगा, किसी एक शायर का एक मिसरा दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको अपना कलाम पढ़ना है, और ये सिलसिला आज तक उस कॉलेज में राइज है। पिछले दिनों दिसंबर में कॉलेज का सालाना तरई मुशायरा हुआ। अल्लामा रज़ा अली वहशत कि इस कंट्रीब्यूशन ने बहुत अहम किया। यानी उस ज़माने में ये था कि जिसने मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्टेज पर शेर कह दिया वो हिंदुस्तान के किसी भी मुशायरे में कलाम पढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत डरते थे कि वहाँ के तलबा किस तरह के कमेंट करेंगे, दाद मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर वहाँ आप पास हो गए इस कॉलेज में तो आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जाके बहुत पुरएतमाद होकर अपना कलाम पेश कर सकते हैं। तो वहशत का रंग लाया, और आज़ादी के बाद जो हमारे यहाँ हुई तो एक बहुत अहम नाम उभर के सामने आया, परवेज़ शाहिदी, जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, जनवादी लेखक संघ के बहुत अहम वो थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने बाकायदा शायरों की तरबियत दी, उनके जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे, और उसके अलावा जो अदबी हल्का था बंगाल का, उसकी सरपरस्ती का फ़रीज़ा उन्होंने अंजाम दिया। और उसी के साथ साथ एक बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने पूरी उर्दू दुनिया में शोहरत हासिल की। उनमें एक बहुत अहम नाम मज़हर इमाम साहब का है, जो दूरदर्शन के डायरेक्टर हुए श्रीनगर में, वहाँ से उनकी मुलाजमत से रिटायर हुए। दूसरा एक नाम कैसर शमीम का है, एजाज़ अफजल का है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे और परवेज़ शाहिदी की शायरी के उस रंग को, जो तरक्की पसंद रंग था, जहाँ इस्तिआरा था, जहाँ जिंदा थी, जहाँ जंजीर थी, जहाँ सलासल थी, जहाँ पाबंदियाँ थीं, वो सारे मौज़ूआत को जगह दे के उर्दू शायरी को नए लबो लहजे से आशना किया। उनका एक शेर है एजाज़ अफजल का, मक्तल की सियासत न हमारी न तुम्हारी, तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। ये इस शेर के ज़रिए उन्होंने बंगाल का वो लहजा था, बंगाल का जो बागी लहजा था, जो तेवर थे, वो उस तेवर को उर्दू शायरी में पहली बार परवेज़ शाहिदी के हवाले से हमने सुना। फिर उसी तहरीक को और उसी मौज़ूआत को एजाज़ अफजल, मज़हर इमाम, रौनक नईम, ये सारे लोग लेके आगे बढ़े। ड्रामे की हम जब बात करेंगे बंगाल में, जी ड्रामे की जो हम बात करेंगे बंगाल में, तो नियाज़ अहमद ख़ान और उनके बाद ज़हीर अनवर, कमाल अहमद, असग़र अनीस, और अभी हालिया दिनों में आपके यहाँ जो उर्दू थिएटर, उर्दू ड्रामे के काम अंजाम दे रहे हैं, आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, SM अज़हर आलम और उमा झुनझुनवाला। ख़वातीन की शायरी में एक बहुत बड़ा नाम बंगाल से हमारे यहाँ है डॉक्टर शहनाज नबी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहीं, रिटायर हो चुकी हैं। अभी हालिया दिनों में उन्हें दिल्ली से गालिब इंस्टीट्यूट से गालिब अवार्ड बराए शायरी से नवाजा गया है। ये हम बंगाल वालों के लिए भी इज़्ज़त की बात है। उनका एक शेर है, गुमनाम जज़ीरा हूँ तो दरियाफ्त मुझे कर,
गुमनाम जजीरा हूँ तो दरियाफ्त मुझे कर, दे नाम कोई ऐसा कि पहचान से भर जाऊँ। तो हमारे यहाँ बंगाल में शायरी सहाफ़त की हम जब बात करेंगे तो अहमद सईद मलियाबादी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, मौलाना आज़ाद जिन्होंने अखबार अल हिलाल अल बलाग इसी कलकत्ते ने दिया। आपको ये जान के हैरत होगी कि एक उर्दू का पहला बैनर कलकत्ते में तैयार हुआ, उर्दू का पहला अखबार कलकत्ते से निकला। और हमारे पंडित हरिहर दत्त जो है वो उसकी सरपरस्ती करते थे। जामे जहानुमा की मैं बात कर रहा हूँ। हमें फ़ख्र है बंगाल की उस सरज़मीन में कि यहाँ उर्दू के पौधे को लगाया गया और उस पौधे ने अपनी खूबसूरती से यहाँ के तमाम लोगों को, खा उनकी मादरी ज़बान उर्दू हो या ना हो, अपनी खूबसूरती से अपनी तरफ राग़िब किया। और आज भी हमारे यहाँ लिखने वालों का एक बड़ा कारवां है। अफ़साने में बात करेंगे तो शहीरा मसरूर है, सिद्दीक़ आलम है। सिद्दीक़ आलम का अफ़साना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोबे की तरफ से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होकर शाया हुआ है, जहाँ उसे निसाब में भी शामिल किया गया है। शहीरा मसरूर, सिद्दीक़ आलम, शब्बीर आलम, ये सब तमाम लोग जो हैं, उर्दू में बांग्ला से बहुत काम हुआ है, हिंदी से काम बहुत कम हुआ है। मैं ये यहाँ जो ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर वो कुछ ऐसा काम भी करें कि मुख्तलिफ़ ज़बानों का तर्जुमा हो। हिंदी अदब जो है उससे हम उर्दू वाले वाकिफ़ हों, और उर्दू की जो शाहकार चीज़ें हैं, उर्दू की जो अच्छी शायरी अफ़साना है, उसे हिंदी में तर्जुमा किया जाए। तो मेरे ख़्याल से ये काम बहुत वक्त का अहम तकाज़ा भी है। इससे हमें एक दूसरे को समझने की मदद भी मिलेगी। मुझे हुक्म मिल चुका है कि वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं और समा खराशी आपकी नहीं करूँगा। एक बार फिर आप सबों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। उर्दू हर दिल में बसी हुई है। हम भी गज़लें लिखते हैं, उर्दू में ही लिखते हैं। हमारे मम्मी पापा, दादाजी सब उर्दू ही लिखते थे। बहुत करीब है हिंदी के, हम सब दूर नहीं हैं एक दूसरे से। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री भगवान अटलानी जी को राजस्थान से। भगवान अटलानी जी हमारे हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ उपन्यासकार हैं वहाँ पर। इसके साथ भी शोधपरक लेख वैचारिकी में आपके बराबर प्रकाशित होते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि संस्कृत से हमने 3 नामों को किया था, हुए नहीं, लेकिन संस्कृत के हमको मिल गए यहाँ पर। डॉक्टर कमलेश थापक जो कि संस्कृत के प्रोफेसर हैं ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट में, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कमलेश थापक जी आइए, आइए डॉक्टर। आदरणीय मंच, सभागार के पहले वाले तल पर बैठे हिंदी के वर्तमान और सभागार के ऊपर वाले तल पर बैठे हिंदी के भविष्य, कई आयोजनों में ऐसा दिखाई देता है कि सफेद बालों वालों की बहुतायत होती है, काले बाल नहीं मिलते। प्रसन्नता की बात है कि इस दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में काले बाल वाले शायद सफेद बाल वालों से ज्यादा हैं। मैं आश्वस्त हूं कि अगर इस प्रकार के आयोजनों में, जिन्हें हम गंभीर और गरिष्ठ आयोजन मानते हैं, यदि युवा शक्ति हमारे साथ है तो फिर हिंदी का भविष्य सुरक्षित भी है और प्रगतिगामी भी है। भारत में जिन 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है, उनमें 15वीं भाषा थी सिंधी। आपको जानकर विस्मय होगा कि पाकिस्तान के सिंध में सिंधी मुसलमान 2 करोड़ से ज्यादा हैं, लेकिन भारत में भारत की आबादी के कुल 0.25% यानी 1/4% सिंधी समुदाय के लोग हैं, सिंधी भाषी हैं।
और ये जो 4.5% हैं, ये भी पूरे देश में बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि देश का कोई भी एक क्षेत्र ऐसा हो जिसमें सिंधी भाषी वोटर्स के बूते पर कोई प्रतिनिधि चुना जा सके। ये स्थिति नहीं है। हम ये भी देखते हैं, प्रदेश नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, शिक्षा का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त है। ऐसे में सिंधी भाषा और साहित्य के सामने कितनी बड़ी रुकावटें होंगी, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। इसके बावजूद सिंधी में बहुत पढ़ा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, और केवल सिंधी में नहीं, हिंदी में भी बहुत लिखा जा रहा है, बहुत पढ़ा जा रहा है। मैं जो बात आपसे करूंगा वो सिंधी भाषा में क्या लिखा जा रहा है इस पर नहीं करूंगा, मेरा विषय भी नहीं है। मैं बात करूंगा कि सिंधी भाषी हिंदी में क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे हैं, और मेरा ख्याल है यही मुझे कहना भी चाहिए। जो मूल रूप से पत्र मैंने लिखा है वो बड़ा है, उसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सिंधी भाषियों का हिंदी के विकास में योगदान क्या रहा है, इस पर केंद्रित ये पर्चा है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, रसखान, भारतेंदु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि रचनाकारों ने हिंदी साहित्य को जो रत्न दिए हैं वे निश्चय ही अनुपम हैं। किंतु इन रत्नों की आभा को अखिल भारतीय अस्मिता प्रदान करने का काम उन प्रदेशों के लेखकों और कवियों ने किया है जो हिंदी भाषी नहीं है। सिंधी भाषी सदना ने तो सदना का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके पद लिए गए हैं। सिंधी भाषी सदना ने तो कबीर से भी बहुत पहले हिंदी में अलग जगाना शुरू कर दिया था। इस संत को हिंदी की महत्ता, सार्वजनीन व्यापकता और ग्राह्यता का एहसास संभवतः देशाटन से हुआ। देश के विभिन्न भागों में घूमते हुए संत समागम के दौरान उन्हें अनुभव हुआ कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो समागम के दौरान अनेक स्थानों, क्षेत्रों और भाषाओं के बीच संप्रेषण का काम कर सकती है। ये स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। सन 1739 सिंध के दराजन गांव में जन्मे सचल सरमस ने 100 से अधिक दोहे, सोरठे और पद हिंदी में लिखे हैं। उनकी रचनाओं की भाषा खड़ी बोली के बहुत निकट है। मैं जानबूझकर कोट्स आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं। 19वीं शताब्दी से तो ऐसे सिंधी कवियों की एक लंबी कतार है जिन्होंने हिंदी में सृजन कार्य किया। भारवाणी परिवार के 4 कवियों सेठ निहाल चंद, सेठ विशन दास, सेठ उद्धव दास और सेठ श्रीचंद ने सिंधी के साथ साथ हिंदी में अनेक भक्ति रचनाएं की। शाह मिस्री, मोहम्मद अब्दुल गनी, सूरत सिंह, संत वलीराम, संत धर्मदास, महाराज बसंत राम, सिंध में ब्राह्मण को महाराज कहते थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उन्हें महाराज कहते थे। महाराज बसंत राम, स्वामी कलाचंद, स्वामी जीवन सिंह, रोशन अली, भाई ईसरलाल, महाराज नैनाराम, महाराज जयकृष्ण दास, महाराज जवाहरलाल, महाराज भगवान दास आदि ने भी सिंधी के साथ साथ हिंदी में काव्य सृजित किया। सिंधी भाषी भारत ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की जन्मदाता भूमि से संलग्न होने के बावजूद सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से अपनी मूल धरती से बिछुड़ने के लिए अभिशप्त हैं। भौगोलिक दृष्टि से सिंधी भाषी आज जड़ विहीन स्थिति में देश के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। इसके बावजूद हिंदी में साहित्य सृजन की दिशा में सिंधी भाषियों ने बहुत योगदान दिया है। मैं जोड़ूंगा
देश के विभाजन के समय पंजाब, बंगाल और सिंध, ये 3 प्रांत थे जो विभाजन के दौरान किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के हिस्से में भी आए। लेकिन बंगाल और पंजाब आधा आधा पाकिस्तान को मिला, सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया। और क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए सिंधी भाषी हिंदू लगभग सब के सब, लगभग 10 लाख सिंधी हिंदू पलायन करके भारत में आए और देश के विभिन्न कोनों में उन्हें बसना पड़ा, रोजी रोटी में व्यस्त होना पड़ा। ऐसे में पंजाब और बंगाल के मुकाबले सिंधियों के सामने ये विभीषिका बड़ी बनकर आई। सिंधी के साथ हिंदी में सृजनरत कुछ उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं। हूंदास दुखायल, आदिपुर कच्छ, गुजरात, उन्होंने गीत लिखे। ए.जे. उत्तम, मुंबई। मैं हूंदास दुखायल की चर्चा करूं तो विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में लगभग 10,000 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की और उस पदयात्रा के दौरान उन्होंने हिंदी में गीत गाए। ए.जे. उत्तम, मुंबई। कहानी डॉक्टर दयाल आशा, उल्लासनगर, महाराष्ट्र, गीत निबंध। लाल पुष्प, मुंबई। कहानी उपन्यास डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी, दिल्ली, कहानी और उपन्यास। ईश्वर चंद्र, अजमेर, राजस्थान। कहानी भगवान अटलानी, जयपुर, राजस्थान। कहानी उपन्यास नाटक जया जादवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहानी उपन्यास कविता हरीश करमचंदानी, जयपुर, राजस्थान। कविता लक्ष्मण दुबे, मुंबई, गज़ल। जयंत रेलवानी, राजकोट, गुजरात। कहानी डॉक्टर जेठो लालवानी, अहमदाबाद, गुजरात, लोक साहित्य। किशन रत्नानी, कोटा, राजस्थान। कहानी महेश नैनवानी, भोपाल, मध्य प्रदेश। कविता डॉक्टर हुंदास बलवानी, अहमदाबाद, गुजरात, बाल साहित्य। रश्मि रामानी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कविता डॉक्टर कमला गोखलानी, अजमेर, राजस्थान। कहानी कन्हैया अगनानी, जयपुर, राजस्थान। निबंध और फीचर अशोक जमनानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। निबंध अशोक मनवानी, भोपाल, मध्य प्रदेश। निबंध मोहन थानवी, बीकानेर, राजस्थान। कहानी उपन्यास नाटक डॉक्टर ध्रुव तनवानी, रांची, झारखंड। निबंध इंदिरा पूनावाला, शबनम, पुणे, महाराष्ट्र। कहानी और गज़ल। ये सूची मैंने छोटी करके आपके सामने रखी है। मोटे तौर पर 150 नाम ऐसे हैं जो सिंधी के साथ हिंदी में भी लिख रहे हैं। इनमें से अनेक लेखकों की पुस्तकें हिंदी के बड़े व प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने प्रकाशित की है। मैं अपना उदाहरण दूं, अभी महीना भर पहले मेरी एक किताब भगवान अटलानी की लोकप्रिय कहानियाँ प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित की है। उनकी प्रकाशित की हुई ये मेरी तीसरी पुस्तक है, चौथी पुस्तक है। इससे पहले 3 पुस्तकें भी प्रकाशित कर चुके हैं। लगभग सारे लेखक ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें प्रतिष्ठित प्रकाशक प्रकाशित करते रहे हैं। हिंदी की स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में इन लेखकों की रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन से कार्यक्रम और साक्षात्कार प्रसारित होते रहते हैं। श्री हूंदास दुखायल और डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी को उनकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अनेक सिंधी मातृभाषी लेखकों को हिंदी के नामचीन पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। जया जादवानी, डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी, डॉक्टर दयाल आशा, ईश्वर चंद्र और भगवान अटलानी आदि इनमें से उल्लेखनीय हैं। वासुदेव सिंधु भारती, राधा कृष्ण चांदवानी, मोहन इम्थानी, खीमन यू मूलानी, देवी नागरानी, माया राही और किशनचंद टोपनदास जेटली आदि का सिंधी से हिंदी में अनुवाद की दृष्टि से रेखांकन योग्य स्थान है। लक्ष्मण बम्बानी की सुरभि, ज्ञान प्रकाश टेकचंदानी सरल की सिंधु गर्जना, महेश चावड़िया की दिल सिंध तथा श्रीकांत भाटिया की संवाद सिंधी पत्रिकाएं हिंदी में सामग्री प्रकाशित करती हैं। डॉक्टर सतीश रोहिड़ा, पीताम्बर ठाकवानी, लक्ष्मण हरद्वानी, नामदेव ताराचंदानी व डॉक्टर कृष्णी फुलवानी महाविद्यालयों में स्नातक
अधिस्नातक कक्षाओं के छात्रों के लिए हिंदी विषय में अध्यापन कार्य करते रहे हैं। स्पष्ट है कि हिंदी भाषी प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली आदि की तरह गुजरात, महाराष्ट्र आदि अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी सिंधी भाषी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक बात जो मुझे विशेष रूप से कल और आज सुनने को मिलती रही, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, दक्षिण के प्रदेश हैं, उनके लेखकों को हिंदी भाषी क्षेत्र के लेखक महत्व दें। मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता रहा कि क्या कोई समालोचक या कोई मेंटर साहित्य में हुआ है आज तक किसी का? रचना ही हमारी मेंटर होती है, रचना ही हमें आगे ले जाती है। यशपाल अगर पंजाब से थे, मोहन राकेश अगर पंजाब से थे, तो उनको किसी हिंदी भाषी समालोचक की तरफ या लेखक की तरफ देखना नहीं पड़ा था। गुणवत्ता के आधार पर वो आगे बढ़े। कितनी भी खेमेबंदी हो जाए, प्रतिभा तो उभरेगी ही। कितने भी बादल आ जाएं, सूरज तो चमकेगा ही। जो सिंधी भाषी लेखकों के नाम मैंने गिनाए हैं, इनमें से कितनों को हिंदी भाषी लेखकों का वरदहस्त प्राप्त था? सब अपने बूते पर आगे बढ़े हैं। और मुझे विश्वास है कि दक्षिण के प्रांतों में रहने वाले लेखकों को भी कोई रोक नहीं सकता। अपनी प्रतिभा के बूते पर वे आगे आएंगे। हो सकता है अब तक ना आ पाए हों, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन आएंगे। साहित्य की समय सीमा तो कभी तय होती ही नहीं है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण और रेखांकन योग्य है, और ये एक चुनौती भी है सिंधी समाज के सामने, सिंधी परिवारों में सिंधी में बातचीत का प्रचलन कम होता जा रहा है। बाहर से लोगों को महसूस होता है कि सिंधी भाषी जब भी मिलते हैं आपस में सिंधी में बात करते हैं। परिवारों में जाइए, पता लगेगा कि सिंधी भाषी सिंधी में बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे विशेष रूप से बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिंधी भाषियों के बीच सिंधी के प्रचार और प्रसार का सबसे बड़ा काम, यद्यपि एक अर्थ में ये गुनाह भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा काम सिंधी की युवा पीढ़ी ने किया है और वो काम निरंतर हो रहा है। मैं जब ये कहता हूँ अपने संबोधन के प्रारंभ में कि सभागार के निचले तल पर बैठे हुए सब लोग हिंदी का वर्तमान है, वो इसलिए कहता हूँ, जब मैं कलकत्ता आया, एस्टन होटल के रजिस्टर में मैंने प्रविष्टि की तो देख रहा हूँ कि लेखकों ने अपने नाम अंग्रेजी में दर्ज किए हुए हैं। हम त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिंदी की बात करने के लिए आए हैं और अपनी प्रविष्टि अंग्रेजी में कर रहे हैं। तो क्या इतना समर्पण भी हम नहीं रखाएंगे अपने मन में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में? शायद यही आवश्यक है। जाने अनजाने जब तक हम ये समर्पण नहीं दिखाएंगे, तब तक हम सिंधी, संस्कृत या उर्दू से कोई अपेक्षा रखें, ये बहुत उचित नहीं होगा। धन्यवाद। जी, 1950 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि सिंधी की अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों को सरकारी मान्यता प्राप्त है। क्योंकि सिंधी में शिक्षण की व्यवस्था लगभग नहीं है, ऐसे में सिंधी अरबी लिपि में पढ़ना तो लगभग समाप्त हो गया। युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को अपनी विद्यालय की शिक्षा में हिंदी पढ़नी होती है, और हिंदी पढ़नी होती है तो उसको देवनागरी लिपि आती ही है।
सिंधी जिन परिवारों में थोड़ी या बहुत बोली जाती है, वहाँ वे केवल देवनागरी में लिख सकते हैं, अरबी में नहीं लिख सकते। इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है, जिसमें मैं भी आता हूँ, यद्यपि मेरी शिक्षा दीक्षा भी सिंधी में नहीं हुई, मैंने सिंधी घर में सीखी है और अरबी लिपि में सिंधी लिखना सीखा है, लेकिन सामान्यतः इतना कोई करने को तैयार नहीं होता। तो जो सिंधी थोड़ी या बहुत घरों में लिखते हैं, बोलते हैं, वे जो भी लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विभीषिका है, मैं विभीषिका रेखांकित करके कह रहा हूँ। केंद्रीय साहित्य अकादमी में केवल अरबी लिपि को मान्यता मिली हुई है। जो पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी देती है वो भले प्रमुख मुख्य पुरस्कार हो, भले अनुवाद का पुरस्कार हो, भले युवा लेखक पुरस्कार हो, वो केवल ऐसे लेखक को दिया जाता है जिसकी पुस्तक अरबी लिपि में प्रकाशित हुई है। मैं क्योंकि सिंधी एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य था, अभी 31 तारीख को मेरी टर्म पूरी हुई है, प्रतिवर्ष मैंने ये मुद्दा उठाया कि देवनागरी के साथ अरबी और अरबी के साथ देवनागरी दोनों को मान्यता दीजिए। उनका कहना था कि अगर हम मान्यता देंगे तो फिर एक ही लिपि को देंगे। मेरा कहना था कि केंद्र सरकार ने अगर ये आदेश दिया हुआ है कि हम दोनों लिपियों को स्वीकार करते हैं, तो फिर एक ही लिपि की बाध्यता आप तोड़ दीजिए। सिंधी के मामले में नहीं माना गया इस बात को, और इसमें सबसे बड़ा संकट एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनमें अधिकता ऐसे लोगों की होती है जो अरबी के हिमायती हैं, और वो इसलिए हिमायती होती हैं क्योंकि वे उम्र याफ्ता लोग हैं। युवा पीढ़ी को जो चाहिए, दीवार पर लिखी हुई जो इबारत भारत में पढ़ी जानी चाहिए, उसको पढ़ने की कोशिश नहीं होती। लेकिन मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल देवनागरी सिंधी भारत में स्वीकार भी होगी, मान्य भी होगी, और सब लोग उसको उसी रूप में ग्रहण भी करेंगे। धन्यवाद आपका। आपकी इस बात से तो हम भी सहमत हैं। हम भी हिंदी सम्मेलन में आए हैं, हिंदी को बढ़ाने की, विस्तार उसका करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन कई जगह हमने भी देखा कि हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में है। सोच के मन तो किया, आज सर ने कह दिया, मैं उसको फिर दोहरा रही हूँ। हाँ, हस्ताक्षर मैंने कई जगह देखे। धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कमलेश थापक, प्रोफेसर संस्कृत ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट जी से। आप आमंत्रित हैं सर। प्रोफेसर थापक आ रहे हैं। एक कल बात हुई थी कि हमारे जो सिंधी भाई वहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ आए, उसमें 2 शब्द आ रहे थे, शरणार्थी, और फिर उन्होंने कहा कि हमने विस्थापित किया। लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो सिंधी भाई हैं वहाँ पर हैं, और उन्होंने जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को जो जी रहे हैं, ये अद्भुत है और प्रेरणास्पद है। और वहाँ पर एक बाज़ार बना, उसका नाम रखा गया पुरुषार्थी बाज़ार। ये तीसरा शब्द आया उसके बारे में, और निश्चित ही अभिनंदनीय है ये शब्द अपने आप में कि ये समाज जो सिंधी लोग आए, आप ये देखें, उनको पुरुषार्थ को देख करके तो ये होता है कि क्या बात है एकदम। धन्यवाद। प्रोफेसर थापक आइए। आशासुरासी भवदंगवल्ली भासैवदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दिस्मृतैर्निन्दतु शारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरि त्वाम्। संस्कृत के बारे में बहुत संक्षेप में उसका जो दाय है उसका उल्लेख करूंगा समय सीमा में। संस्कृत न केवल भारतवर्ष की बल्कि समस्त एशियाई भाषाओं की माता है। भारोपीय भाषा परिवार में फोनोटिक्स की दृष्टि से संस्कृत का महत्वपूर्ण दाय है। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि से लेकर देवनागरी की विकास यात्रा में पाली प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी तक समस्त बोलियां जिस भाषा से प्राणवायु प्राप्त करती हैं वह संस्कृत ही है। संस्कृत को अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए पृथक से किसी अलंकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की किसी भी भाषा की समृद्धि संस्कृत की ही समृद्धि है।
और हिंदी की दृष्टि से हिंदी को भी राष्ट्रभाषा के रूप में किसी तमगे की आवश्यकता नहीं है। आज हम राष्ट्रभाषा बनाए जाए, सरकार घोषित करे, इस प्रकार की जो मांग करते हैं वह मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि भारत की समस्त भाषाएं उसकी राष्ट्रभाषाएं हैं। तो हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा हम माने? जितनी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं वो समस्त राष्ट्रभाषाएं हैं और सबके विकास में हिंदी की सार्थकता है। अगर इस दृष्टि से हम हिंदी को देखेंगे तो समस्त भारतीय भाषाओं का समग्र विकास होगा और उसी में संस्कृत की सार्थकता है। तभी वह संपर्क भाषा के रूप में भी अपने योगदान को बिना किसी अवरोध के ले जा सकती है। और संस्कृत तो भारतीय जन की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की समस्त संस्कारों की भाषा है। और न केवल हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगला, उड़िया, समस्त भाषाओं का समग्र विकास ही संस्कृत की सार्थकता में है। समय सीमा मैडम ने हमको 2 मिनट दी है, तो बस संस्कृत की सार्थकता इतनी ही है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ इस सत्र के अध्यक्ष जी श्री निश्चल दास चंचलानी जी को। मैं दूसरी बार आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। संस्कृत के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। ये जो 2 भाषाएं प्रमुख रूप से सिंधी और संस्कृत जिनके पास प्रदेश नहीं है, उसके लगभग सारे लेखक ऐसे हैं जो हिंदी में भी लिखते हैं। तो ये आपके लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। संस्कृत को आगे बढ़ाने की दृष्टि से संस्कृत के विद्वानों और सरकार की ओर से जो चेष्टा होती रही है, अगर हम उसको एक तरफ कर दें तो फिर संस्कृत के विद्वान संस्कृत की पृष्ठभूमि में जो कुछ लिखते रहे हैं, हिंदी में लिखते रहे हैं, उसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से श्रेष्ठ होती रही है। ऐसे अनेक विद्वान हैं जिनकी पृष्ठभूमि संस्कृत की है, लेकिन उन विद्वानों ने हिंदी में काम किया है और हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं तो डॉक्टर कलानाथ शास्त्री, उनको संस्कृत में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, लेकिन वे भाषा विभाग के निदेशक रहे और हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उन्होंने राज्य सरकार से परिपत्र जारी कराए कि जो भी आदेश निकलेंगे वो हिंदी में ही निकलेंगे, हस्ताक्षर हिंदी में ही होंगे। संस्कृत के विद्वानों का ये जो योगदान है, डॉक्टर हरिराम आचार्य, फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखा है, संस्कृत के विद्वान, राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे, हिंदी में बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। ये जो योगदान संस्कृत वालों का हिंदी के संदर्भ में है, रेखांकित करने योग्य है। संस्कृत की स्थिति जैसी भी हो, भले ही पीछे जा रही हो, बोलचाल की दृष्टि से परिवारों में संस्कृत लगभग नदारत नजर आती हो, लेकिन संस्कृत के विद्वानों का जो योगदान हिंदी के उन्नयन की दृष्टि से है, उसको हम भुला नहीं सकते, महत्वपूर्ण है। आभार। बहुत ठीक कहा है भगवान अटलानी जी ने। हमारे यहाँ जिनको आना था, किसी कारण से आ नहीं आए, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, पद्म भूषण, संस्कृत के बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन हिंदी में बराबर लेखन कर रहे हैं। जिन कलानाथ जी शास्त्री का उल्लेख आपने किया, वो बराबर उनके लेख हमारे वैचारिक में प्रकाशित होते रहते हैं। सत्यव्रत जी शास्त्री, हरिराम जी आचार्य और इनके, वो बराबर अपना योगदान कर रहे हैं। एक उल्लेख करना मैं भूल गया था, इस सत्र में आपने प्रोफेसर नईम अहमद साहब ने उसमें ठीक जिक्र किया कि जो नहीं आ पाए और जो आ गए तो भूमिकाएं बदल गई उसमें। तो उसमें हमारे डॉक्टर रसूल अहमद सागर साहब आए थे यहाँ, लेकिन फिर समय के कारण से और उनकी गाड़ी का समय हो गया था तो वो चले गए। हमने उनको अपना सम्मान जो है उनको अर्पित कर दिया था, हम उनको सुनते, लेकिन उसकी जगह
प्रोफेसर नईम अहमद, जिनको सत्र संचालन के लिए मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से संक्षेप में उर्दू के संबंध में अपना जो सारा यहाँ पर कहा, उसके प्रति मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, एक इसमें बीच में और थोड़ा क्षमा चाहते हुए अध्यक्ष महोदय अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन इससे पहले कल एक जिक्र हुआ यहाँ पर कि मुजावर साहब ने कोई सिनेमा के उसके उल्लेख भी किया इस तरह से। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसका भी जिक्र आना चाहिए इसमें। बहरहाल मुझे उस पर एक छोटा शोध पत्र मिल गया जब मैं देख रहा था अभी बीच में फाइल, तो मैं सुभाष मंडल को आमंत्रित करता हूँ। सुभाष मंडल, और सुभाष मंडल ने अपना ये छोटा सा पत्र तैयार किया है जिसका शीर्षक दिया है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सिनेमा का योगदान। निश्चित ही बहुत ज़बरदस्त योगदान है सिनेमा का, और उसका उल्लेख होना चाहिए इस सम्मेलन में। इसके लिए सुभाष मंडल। पढ़ो बेटा। धन्यवाद। आदरणीय मंच, आप सभी को सादर प्रणाम। और विभिन्न प्रांतों से आए हिंदी प्रेमी, आपका बंग भूमि में हिंदी के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत ही अभिभूत हूँ कि केवल हिंदी भाषा भाषी, जितना हम जानते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा में जो साहित्य का जितना योगदान है, कहीं ना कहीं उससे अधिक हम सिनेमा को मानते हैं, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल शिक्षित वर्ग तक ही नहीं बल्कि अशिक्षित, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध सब पर अपना समान प्रभाव छोड़ती है। और आज हिंदी के भाषा में देखें तो फिल्मों का जो प्रचलन चला है वो हिंदी तर, हाँ वही पढ़ रहे हैं, हाँ पत्र पढ़ रहे हो ना, हाँ वहाँ देख रहे हैं कि हिंदी तर जो भाषा भाषी है वे भी लोग जो है अधिकतर हिंदी फिल्मों के गीत गुनगुना रहे हैं या सिनेमा घरों में हिंदी फिल्में देखने को जा रहे हैं, जिससे कि हिंदी की प्रगति, उनका प्रचार प्रसार अधिक हो रहा है। लगभग सिनेमा का जो 115 वर्ष हो चुका है, और सबसे पहले हमें गर्व होता है कि भारत में जो सवाक फिल्म थी वो आलम आरा, वो भी हिंदी में ही थी। 1931 से लेकर 1935 तक लगभग 612 सवाक फिल्में बनी थी, जिनमें 434 हिंदी फिल्में और 178 अन्य 11 भाषाओं में फिल्मों का निर्माण किया गया था। और इससे हम देखते हैं कि जितने भी हिंदी जो निर्देशक हैं वो पहले अहिंदी भाषा भाषी ही लोग थे, जिन्होंने साहित्य को ही सिनेमा घरों में पहले चित्रित किया। और हम पहले देखते हैं कि हिंदी की जो भाषा है यह पहले देवी देवताओं के कारण संस्कृत शब्दों का उल्लेख हुआ, फिर जो ऐतिहासिक जो फिल्में रची गई उनकी भाषा जो है उर्दू हुई, और फिर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हम लोगों ने देखा कि सामाजिक फिल्में जो लिखी गई वो हिंदी भाषा में मुख्यतः हमारे सामने उपस्थित होती है। और जो हम मानते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में हिंदी सिनेमा घरों में हिंदी के साथ साथ भोजपुरी मिश्रित शब्द भी आए हैं, और जिसने हमारे संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, धर्म, इन सभी को अहिंदी भाषी के साथ साथ हिंदी भाषा भाषियों को भी जोड़ा है। हम जानते हैं कि अहिंदीतर प्रांतों में, जैसे जो तमिलनाडु के कुछ शहर हैं जैसे कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै, यहाँ पर हिंदी फिल्मों को पहले अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज उन्हीं शहरों में हिंदी फिल्मों का प्रचलन अधिक है, जिनमें आवारा, श्री 420, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शोले, स्वर्ण जयंती उसी शहर में मनाई गई, हम आपके हैं कौन, बॉर्डर, दिल तो पागल है, गदर, लगान जैसे बहुत सारे फिल्मों का प्रचलन आज भी विदेशों में जोरों शोरों से हो रहा है। जहाँ तक सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ क्षेत्र, धर्म, भाषा कोई मायने नहीं रखता। आज सिनेमा के घरों में हिंदी फिल्में देखने वालों में हिंदीतर प्रांत के ही लोग अधिक हैं। भारत में हिंदी सिनेमा की ही अधिकता है, जिसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग पसंद करते हैं, वहाँ के गानों पे थिरकते हैं, नाचते हैं, उसे पसंद करते हैं। हिंदी के साथ साथ फिल्मों के प्रांतीय भाषा को भी अधिक महत्व दिया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सुल्तान फिल्म या ट्यूबलाइट फिल्म जो हालिया रिलीज हुई थी, उनमें हरियाणवी भाषा का
चीनी भाषा का भी प्रयोग करके अन्य भाषाओं को भी अधिक महत्व प्रदान किया गया है। हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने राष्ट्रगीत का, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, हमें हिंदी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसे हम हिंदी को और भी घर घर तक, जन जन की भाषा बना सकते हैं और भी अधिक लोकप्रिय बना सकते हैं। धन्यवाद।